नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम तेजी से करना होगा ताकि वहां चुनाव कराए जा सकें। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए आज शाम 4 बजे विद्यार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश की 5 दिन की यात्रा पर आज विशेष रेलगाड़ी से कानपुर पहुंचेंगे। देश में कोविड से बचाव के लिए अब तक 30 करोड़ 72 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 96.61% हुई। देश के 140 करोड़ बैंक खातों में से 120 करोड़ खाते आधार से जुड़े। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ग्रीस और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से ताजिकिस्तान में दुशानबे में मुलाकात की। अमेरिका ने मानवाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए चीन के शिनजियांग में बने कुछ सौर उत्पादों पर रोक लगा दी है। भारत के सौरभ चौधरी ने क्रोएशिया में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता और यूरो कप फुटबॉल में 16 टीमें प्री क्वार्टर फाइनल चरण के अगले दौर में। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने और केंद्र शासित प्रदेश को निर्वाचित सरकार प्रदान करने के लिए विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का काम तेजी से पूरा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोकप्रिय सरकार के गठन से विकास को बल मिलेगा। कल नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केंद्र शासित प्रदेश में बुनियादी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ करना है। प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं से अपील की कि वे क्षेत्र की प्रगति और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मिलकर काम करें। बैठक के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किए जाने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया और शांतिपूर्ण मतदान महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में लोगों के लाभ के लिए चलाए जा रहे केंद्रीय कार्यक्रमों का 90% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है और कई प्रमुख सड़क परियोजनाओं, 2 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि ये बैठक जम्मू कश्मीर के विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कदम है। डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों, जनजातीय क्षेत्रों के साथियों को एक उचित प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है। बैठक में प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू कश्मीर को शांति और समृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए ऐसे ही सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर साथ चलना होगा। ये बैठक जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूती देने और जम्मू कश्मीर के विकास और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बैठक में जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत बनाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। विभिन्न दलों के राजनेताओं ने संविधान और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के प्रति वचनबद्धता भी व्यक्त की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र रैना और निर्मल सिंह, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन और अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार के पिछले 6 वर्षों में किए गए निरंतर और साहसिक सुधारों ने भारत को व्यापार करने का एक महत्वपूर्ण स्थान बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत व्यापक आर्थिक स्थिरता, ढांचा आधारित आर्थिक विकास के अवसरों और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की मदद से विश्व स्तर पर आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। वित्त मंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत अमेरिका सामरिक भागीदारी मंच द्वारा आयोजित वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान निवेशकों ने भारत में निवेश के संभावित अवसरों और जारी नीतिगत सुधारों पर विचार विमर्श किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अमेरिकी निवेशकों के साथ दीर्घकालिक संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है और निवेशकों के लिए बहुक्षेत्रीय अवसर प्रदान करता है तथा यहां निवेश के बहुत बड़े अवसर हैं। भारत अमेरिका सामरिक भागीदारी मंच लाभ न कमाने वाला संगठन है। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय और सामरिक साझेदारी को मजबूत करना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश की 5 दिन की यात्रा पर आज कानपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे अपने जन्म स्थान कानपुर देहात जिले में परौंख जाएंगे। राष्ट्रपति कोविंद अपनी जन्मस्थली पर आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति की ये यात्रा इस मायने में विशेष है कि लंबे समय के बाद भारत के राष्ट्रपति रेल मार्ग से अपने गंतव्य स्थान की यात्रा करेंगे। राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद पहली बार रामनाथ कोविंद अपने गांव पर औखा रहे हैं। वहां उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद ये पहली ट्रेन यात्रा भी होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दोपहर बाद दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से विशेष रेलगाड़ी में सवार होकर कानपुर के लिए रवाना होंगे। विशेष रेलगाड़ी कानपुर देहात के 2 स्टेशनों झिंझक और रूरा पर थोड़ी देर के लिए रुकेगी, जहाँ राष्ट्रपति अपने स्कूली दिनों के दोस्तों, मित्रों और सामाजिक जीवन के साथियों के साथ संक्षिप्त मुलाकात करेंगे। दोनों ही स्थान कानपुर देहात में पड़ने वाले राष्ट्रपति के गांव परौंख के बेहद करीब है, जहां पर अगले रविवार को 2 प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति 28 जून को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से इसी ट्रेन के जरिए राजधानी लखनऊ की अपनी 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे और उसके बाद 29 तारीख को विशेष विमान से वापस दिल्ली लौट आएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कानपुर देहात। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई परीक्षाओं के मूल्यांकन से संबंधित चिंताओं और प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आज शाम 4 बजे विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। श्री निशंक ने एक ट्वीट में कहा कि विद्यार्थी आज तीसरे पहर तक ट्विटर या फेसबुक के जरिए अपनी शंकाएं या सुझाव साझा कर सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के परिणाम 15 जुलाई को घोषित होने की संभावना है। इसके बाद राज्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त जूनियर कॉलेजों में प्रवेश के लिए बोर्ड द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी सीईटी आयोजित की जाएगी। राज्य के शिक्षा विभाग ने एक प्रस्ताव जारी कर कहा है कि जूनियर कॉलेज के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए सीईटी परीक्षा के जरिए समरूपता और तुलनीयता बनाए रखना तथा सभी बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। लेकिन सरकार द्वारा जारी प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि सीईटी में भाग लेना पूरी तरह वैकल्पिक है। एक रिपोर्ट। सीईटी राज्य बोर्ड के 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। यह 100 अंकों का एमसीक्यू फॉर्मेट में 2 घंटे का ऑफलाइन एग्जाम होगा। 100 अंकों में अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान से जुड़े समान अंकों के प्रश्न होंगे। जीआर ने कहा कि हालांकि सीईटी पूरी तरह से वैकल्पिक है, लेकिन सीईटी देने वाले छात्रों को उनके सीईटी स्कोर के आधार पर जूनियर कॉलेज में दाखिला में प्राथमिकता मिलेगी। उनके प्रवेश के बाद अन्य छात्रों की 10वीं कक्षा में आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार उनके मूल्यांकन के आधार पर जूनियर कॉलेज में प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा। जीआर ने सूचित किया कि राज्य व बोर्ड के छात्रों को कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, क्योंकि वे पहले से ही रद्द एसएससी बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान कर चुके हैं। हालांकि अन्य बोर्ड के छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। रेजोल्यूशन ने स्पष्ट किया है कि सभी छात्रों के लिए एफवाईजेसी में पर्याप्त सीटें उपलब्ध है और यह जानकारी दी कि पिछले साल प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 32% सीटें रिक्त थी। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम तेजी से करना होगा ताकि वहां चुनाव कराए जा सके। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए आज शाम 4 बजे विद्यार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश की 5 दिन की यात्रा पर आज विशेष रेलगाड़ी से कानपुर पहुंचेंगे। देश में कोविड से बचाव के लिए अब तक
30,72,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 96.61% हुई। देश के 140 करोड़ बैंक खातों में से 120 करोड़ खाते आधार से जुड़े। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ग्रीस और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से ताजिकिस्तान में दुशांबे में मुलाकात की। अमेरिका ने मानवाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए चीन के शिनजियांग में बने कुछ और सौर उत्पादों पर रोक लगा दी है। भारत के सौरभ चौधरी ने क्रोएशिया में ISSF विश्व कप निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता और यूरो कप फुटबॉल में 16 टीमें प्री क्वार्टर फाइनल चरण के अगले दौर में। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। देश में कोविड-19 से बचाव के लिए अब तक 30,72,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 21 जून को व्यापक टीकाकरण के नए चरण की शुरुआत के बाद कल 54,07,000 से अधिक टीकों की डोज दी गई। कल 18 से 44 आयु वर्ग के 35,44,209 लोगों को पहला और 67,627 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 7,43,45,000 से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 54,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कोविड मरीजों की संख्या घटकर 6,27,057 रह गई है। देश में कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या 2,90,63,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.61% पर पहुंच गई है। साप्ताहिक संक्रमण दर भी लगातार 5% से नीचे बनी हुई है और वर्तमान में ये 3.04% है। सरकार ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें राज्यों को कोविड टीकों के गैर पारदर्शी आवंटन का आरोप लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि राज्य की जनसंख्या, संक्रमण के मामले और राज्य में टीकों के इस्तेमाल की दक्षता के आधार पर टीकों का वितरण पारदर्शी रूप से किया जाता है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि टीकों की आपूर्ति, राज्यों में खपत, बची हुई खुराक और वैक्सीन की आपूर्ति के बारे में जानकारी नियमित रूप से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से साझा की जाती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के 109 नए रोगी सामने आए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इस अवधि के दौरान 131 लोग संक्रमण से मुक्त हुए, 8 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई। दिल्ली में 1,767 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में अब तक 68 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मुंबई पुलिस ने बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि 2053 लोगों को कोविड-19 के नकली टीके लगाए गए हैं। मुंबई पुलिस ने कांदिवली, बोरीवली, खार, वर्सोवा और परेल में विभिन्न शिविरों में हुए फर्जी टीकाकरण अभियान के सिलसिले में 4 प्राथमिकी दर्ज की और 400 गवाहों के बयान लिए। उच्च न्यायालय ने नकली टीकाकरण अभियान पर चिंता व्यक्त करते हुए मुंबई नगर निकाय, बीएमसी और राज्य सरकार को इस तरह के नकली टीकाकरण अभियान को रोकने के लिए एक नीति या दिशा निर्देश बनाने के लिए कहा। न्यायालय इस मामले की सुनवाई मंगलवार को करेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से अपील की है कि वे पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सावधान रहें।
मुख्यमंत्री ने अंतर्राज्यीय सीमाओं पर आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। इस बीच राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान जोरों से चल रहा है। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हर रोज 1,50,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। अब तक राज्य में कोविड वैक्सीन की 80 लाख से अधिक डोज लगाई जा चुकी हैं। स्वास्थ्य कर्मियों और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों के चलते अब ग्रामीण इलाकों में कोविड वैक्सीन को लेकर फैली भ्रांतियां दूर हो रही हैं और ग्रामीण जन टीका लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। राज्य के कई जिलों में कुछ गांव ऐसे हैं जहां 100% टीकाकरण हो चुका है। ऐसा ही एक गांव है दुर्ग जिले का तर्रा ग्राम। यहाँ 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन लगा दी गई है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। देश में अब तक 140 करोड़ बैंक खातों में से 120 करोड़ खाते आधार से जोड़े जा चुके हैं। आकाशवाणी के मार्केट मंत्र कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सौरभ गर्ग ने बताया कि देश में लगभग 29 लाख माइक्रो ATM के माध्यम से लोग आधार पर आधारित भुगतान प्रणाली का उपयोग करके वित्तीय लेन देन कर रहे हैं। आधार से सबको एक वित्तीय पता मिला है और इसी से वित्तीय समावेश का लक्ष्य जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, इस समावेश के लक्ष्य को लेकर आधार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग रहा है। इससे एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि समाज के जो सीमांत वर्ग हैं वो लोगों का औपचारिक वित्तीय प्रणाली में प्रवेश हो सका है। जो अब तक कोई बैंक में नहीं जा सकते थे या लोन नहीं ले पाते थे, वो इसके होते हुए वो वित्तीय प्रणाली में आ सके हैं और उन्हें सब सुविधाएं मिलने का सुयोग मिल पाया है। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि सरकार जनधन, आधार और मोबाइल 3 बातों पर जोर दे रही है, जिसकी वजह से सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के लागू होने में पारदर्शिता आई है और इससे वित्तीय समावेशी माध्यम से समाज के वंचित वर्ग अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल हो पाए हैं। कल्याणकारी सेवाएं हैं जैसे कि LPG सब्सिडी पहल है, मनरेगा है, पेंशन है, PM किसान है। इन सभी स्कीमों में DBT के डायरेक्ट माध्यम से लोगों के पास पैसा जा सक रहा है। इससे जो एक वित्तीय समावेश है वो जनधन, आधार और मोबाइल के जोड़ने से संभव हुआ है और मेरा मानना है कि लोगों का इससे बहुत फायदा हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय समावेशी और डिजिटीकरण के बारे में डॉक्टर सौरभ गर्ग ने कहा कि AEPS, भीम, आधार पे और माइक्रो ATM के जरिए उन स्थानों के लोग भी वित्तीय प्रणाली से जुड़ रहे हैं जहां बैंक नहीं है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर आज ग्रीस और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि ग्रीस की 2 दिन की यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ग्रीस के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। वर्ष 2003 के बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की ग्रीस की ये पहली यात्रा है। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर G20 मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए इटली जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ताजिकिस्तान के दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से अलग रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पत्रुशेव से मुलाकात की। उन्होंने आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व की समकालीन घटनाओं पर विचार विमर्श किया। श्री डोभाल शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में थे। अमेरिका ने मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए चीन के शिनजियांग क्षेत्र में बने कुछ सौर उत्पादों पर रोक लगा दी है। व्हाइट हाउस ने झीजियांग से सौर पैनलों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में जबरन श्रम पर नकेल कसने के लिए कदमों की घोषणा की है, जिसमें वहां एक सिलिकॉन उत्पादक से आयात पर प्रतिबंध भी शामिल है। नई घोषित कार्रवाइयों में यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने होशाइन सिलिकॉन इंडस्ट्री कंपनी द्वारा बनाए गए सिलिका आधारित उत्पादों के साथ उन उत्पादों का उपयोग करके बनाए गए सामान के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने होशाइन सिलिकॉन इंडस्ट्री कंपनी और चीन की 4 अन्य संस्थाओं को भी व्यापार काली सूची में जोड़ा है।
निशानेबाजी में विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी सौरभ चौधरी ने कल क्रोएशिया में ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी भारत के अभिषेक वर्मा इसी स्पर्धा में 5वें स्थान पर रहे। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर 7वें स्थान पर रही। यूरो कप फुटबॉल में ग्रुप स्तर के सभी मैच हो चुके हैं और 16 टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। ग्रुप स्तर मैच के कल अंतिम दिन ग्रुप एफ से फ्रांस, जर्मनी और पुर्तगाल ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जबकि हंगरी प्रतियोगिता से बाहर हो गया। प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली टीमें हैं वेल्स, डेनमार्क, इटली, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, बेल्जियम, पुर्तगाल, क्रोएशिया, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन और यूक्रेन। प्री क्वार्टर फाइनल मैच कल से शुरू होंगे और इस नॉकआउट दौर में पहला मुकाबला वेल्स और डेनमार्क के बीच होगा। टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में अभी 29 दिन बाकी हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारत की होनहार निशानेबाज मनु भाकर के बारे में। मनु भाकर टोक्यो ओलंपिक में काफी व्यस्त निशानेबाज रहने वाली हैं। मनु भाकर का जन्म 18 फरवरी 2002 को हरियाणा के झज्जर में हुआ था। उन्होंने ISSF विश्व कप में पहली बार शामिल होते हुए स्वर्ण पदक जीतकर निशानेबाजी में तहलका मचा दिया था। ग्वादलजारा में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता के फाइनल में कई अनुभवी ओलंपिक विजेताओं के बीच स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय युवा खिलाड़ी हैं। मनु की जीत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय निशानेबाजी को जीवंत कर दिया। उस समय भारत के अधिकतर शीर्ष निशानेबाज 20 वर्ष या उससे कम उम्र के थे, जिसकी शुरुआत 16 वर्ष की मनु भाकर ने मैक्सिको में की थी। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने अनुभवी हिना सिद्धू को हराकर स्वर्ण पदक जीता और अपनी विशिष्टता साबित की। 2019 में मनु ने सौरभ चौधरी के साथ मिक्स्ड एयर पिस्टल में अपना विशिष्ट प्रदर्शन किया था। मनु ने 2019 के विश्व कप फाइनल में स्वर्ण पदक जीता और यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। शशि भूषण त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार। आकाशवाणी लेह आज अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती मना रहा है। ये आधुनिक लद्दाख के जनक कुशक बकुला रिनपोछे की दूरदर्शिता और धारणा ही थी जिसने लद्दाख को रेडियो सेवाओं के माध्यम से बाकी दुनिया से जोड़ दिया। 1967 से 1978 तक लद्दाख से लगातार 2 बार सांसद रहे कुशक बकुला रिनपोछे ने 1971 में आज ही के दिन आकाशवाणी के लेह केंद्र की स्थापना की थी। आज आकाशवाणी लेह की 50वीं वर्षगांठ के विशेष अवसर पर हमारे लेह संवाददाता की ये रिपोर्ट। 50 साल पहले लद्दाख 1962 में चीनी आक्रमण से जूझ रहा था और 1971 में पाकिस्तान से निपट रहा था। दोनों पड़ोसी सीमावर्ती आबादी के बीच भ्रम पैदा करने के लिए सीमाओं पर प्रचार में सक्रिय थे। दूसरी ओर लद्दाख के पास इस क्षेत्र में सूचना और संचार नेटवर्क का अभाव था। भारत सरकार द्वारा सही जानकारी के साथ लद्दाखियों तक पहुंचने के लिए कुशक बकुला रिनपोछे ने लगातार रेडियो सेवाओं के लिए प्रयास किया। कुशक बकुला रिनपोछे के तत्कालीन निजी सहायक और वर्तमान में मंगोलिया स्थित शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन उप महासचिव श्री सोनम वांगचुक साक्सपो ने ले में ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन की स्थापना में रिनपोछे के प्रयासों को याद करते हुए कहा कि कुशक बकुला रिनपोछे pleaded with the government of India to set up a all India radio station in Leh and in Kargil because situation in those days was very precarious. Chinese border was hot and on the other side we had Pakistan always doing all kinds of problems. So there was this propaganda scheme also going on with Chinese broadcasting all kinds of radio material to Ladakh and to the neighboring areas. And on the other hand, Ladakhis had no access to such information. So Rinpoche very strongly felt that they should be countered, and to do that we need an all India radio in Leh. तत्कालीन जम्मू कश्मीर योजना और सहकारिता मंत्री सोनम वांग्याल ने 1971 में इस दिन ऑल इंडिया रेडियो लेह स्टेशन का उद्घाटन किया। तब से ऑल इंडिया रेडियो लेह लद्दाख क्षेत्र में जीवन रेखा बन गया है। एंगचन डोलमा के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेंगलुरु शहरी रेल परियोजना का शुभारंभ करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस परियोजना पर 15,767 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी, जिसे कर्नाटक सरकार और रेल मंत्रालय साझा करेंगे। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में तेज आंधी के साथ बारिश की आशंका है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी। चेन्नई में भी हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है।
जम्मू में 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। श्रीनगर में हल्की वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गिलगित में भी बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछार हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और प्रियंका, बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, आज प्रकाशित सभी अखबारों ने जम्मू कश्मीर पर हुई सर्वदलीय बैठक की चर्चा को सुर्खियों में दिया है। अमर उजाला ने लिखा है, पूर्ण राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध, लेकिन पहले परिसीमन फिर चुनाव। जनसत्ता ने भी परिसीमन के बाद चुनाव प्रक्रिया को अहमियत दी है। बॉक्स में लिखा है, महबूबा के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन। दैनिक भास्कर ने बैठक को महामंथन की संज्ञा दी है। राजस्थान पत्रिका ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, मिटेगी दिल दिल्ली की दूरी। हरिभूमि लिखता है, मुस्कुराते चेहरे, सकारात्मक माहौल। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया कि अगर मौजूदा चलन जारी रहा तो कोविड-19 के सबसे अधिक संक्रामक प्रकार डेल्टा के अन्य स्वरूपों के मुकाबले हावी होने की आशंका। डेल्टा दुनिया के 85 देशों में मिला। लोक सत्य ने लिखा है, ये नया वायरस न केवल शरीर की एंटीबॉडी खत्म करता है, बल्कि बहुत जल्दी संक्रमित होने वाला वायरस है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, डेल्टा 172% ज्यादा संक्रामक। जनसत्ता की बड़ी खबर है, हांगकांग में बंद हुआ लोक समर्थक अखबार। पत्र ने इसे अभिव्यक्ति पर चोट बताते हुए लिखा है, अंतिम संस्करण खरीदने के लिए लोग कतारों में लगे। हरिभूमि और कुछ अन्य अखबारों ने राष्ट्रपति के आज अपने गृहनगर की यात्रा पर रवाना होने की खबर पहले पन्ने पर दी है। महामहिम अपने स्कूल के दिनों के साथी और समाज सेवा के शुरुआती दिनों के पुराने परिचितों से मिलेंगे। दैनिक ट्रिब्यून ने कोरोना के चलते रद्द हुई अमरनाथ यात्रा के संबंध में चित्र के साथ लिखा है, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कल गुफा में संपन्न हुई प्रथम पूजा। अखबारों ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के आज शाम 4 बजे छात्रों के साथ सवाल जवाब के कार्यक्रम पर लिखा है, शिक्षा मंत्री आज होंगे लाइव। शीर्ष न्यायालय का राज्य सरकारों को ये निर्देश कि सभी बोर्ड 31 जुलाई तक 12वीं कक्षा के परिणाम जारी करें, लगभग सभी अखबारों के मुखपृष्ठ पर है। दैनिक भास्कर ने विशेष शीर्षक से खबर दी है, बच्चों और किशोरों को सेहतमंद रखने की कवायद, ब्रिटेन का फैसला, जंक फूड के विज्ञापन ऑनलाइन नहीं दिखाए जा सकेंगे। टीवी पर भी रात 9 बजे से पहले प्रतिबंध। अखबारों ने मौसम विभाग के हवाले से लिखा है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को मानसून की पहली बारिश का इंतजार जुलाई तक करना पड़ सकता है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, दिल्ली में आज आंधी और बूंदाबांदी के आसार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम तेजी से करना होगा ताकि वहां चुनाव कराए जा सकें। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए आज शाम 4 बजे विद्यार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश की 5 दिन की यात्रा पर आज विशेष रेलगाड़ी से कानपुर पहुंचेंगे। देश में कोविड से बचाव के लिए अब तक 30 करोड़ 72 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 96.61% हुई। देश के 140 करोड़ बैंक खातों में से 120 करोड़ खाते आधार से जुड़े। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ग्रीस और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से ताजिकिस्तान में दुशानबे में मुलाकात की। अमेरिका ने मानवाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए चीन के शिनजियांग में बने कुछ सौर उत्पादों पर रोक लगा दी है। भारत के सौरभ चौधरी ने क्रोएशिया में ISSF विश्व कप निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता और यूरो कप फुटबॉल में 16 टीमें प्री क्वार्टर फाइनल चरण के अगले दौर में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।